हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रीतम चौधरी में। ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप और हम मिलकर के तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की डिफरेंट एग्जाम्स की। और उसी सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राजस्थान की राजनीति या हम कहें जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है राज्य विधायिका। राज्य विधायिका के अंदर कैसे क्या होता है इसको हम प्रोसीड करेंगे। इससे पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल, जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में अच्छे से आ रहा है, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन मेरी एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से। वो रिक्वेस्ट इसके रिगार्डिंग है कि अभी जो आने वाली CET ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम है जो कि काफ़ी नज़दीक भी आ चुकी है, लेकिन स्टिल मैं मानती हूँ कि जितना आपने पढ़ा उसमें अभी ऐड ऑन करने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। 15-20 दिन है हमारे पास में। तो जो भी टॉपिक इसके सिलेबस में से, पूरा वाइड सिलेबस है, ऑल्दो मैं अभी पूरा कंप्लीट नहीं करवा सकती, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे वो राजस्थान की पॉलिटी हो, स्टेट पॉलिटी हो, चाहे वो इंडिया की पॉलिटी हो, चाहे वो आपका अर्थव्यवस्था हो, और चाहे वो भूगोल हो, कोई भी टॉपिक हो, उसमें से आप एक्सेप्ट द लैंग्वेजेज, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेज को छोड़ करके जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है या जिसका आपको कंटेंट नहीं मिला है, उस टॉपिक को आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके लिख दीजिए। उन टॉपिक्स को मैं सबसे पहले सिलेक्ट करके प्रायोरिटी बेसिस पे आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश पूरी करूँगी। ओके, तो ये था एक इंफॉर्मेटिव पार्ट जो कि नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग। देखिए, उन टॉपिक्स के अलावा कंटिन्यूटी में हमारी राजस्थान पॉलिटिक्स की जो सीरीज मैंने की है स्टार्ट, ये तो हमारी चलती रहेगी, क्योंकि ये सभी एग्जाम में, चाहे वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट EORO का एग्जाम हो, चाहे रीट मेंस का एग्जाम हो, और चाहे वो आपका CET के दोनों लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या फिर आपका 10+2 वाला, इन सभी में राजस्थान पॉलिटी का ये जो सिलेबस है ये कॉमन है। और मैं इसको बहुत अच्छे से थोरोली नोट्स बना करके आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। आई होप ये आपको पसंद आएगा। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधायिका। देखिए, अनुच्छेद 168 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि प्रत्येक राज्य में विधायिका होगी। विधायिका से मतलब है कि राज्यपाल होंगे या द्विसदन यदि व्यवस्था किसी में है, बाई कैमरल। द्विसदन का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि आपकी विधानसभा, या लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में विधान परिषद, ये प्रेजेंट होगी। विधानसभा और विधान परिषद अलोंग विद राज्यपाल, तो ये एक हो सकता है। दूसरा, राज्यपाल या एक सदन व्यवस्था हो सकती है, जैसे कि हमारे राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर हमारे एक सदन कौन सा है? विधानसभा। तो कहने का मतलब प्रत्येक राज्य में विधायिका होगी और उसके अंदर कंपल्सरी फॉर्म के अंदर एक तो राज्यपाल और एक विधानसभा, ये तो होंगे ही होंगे। लेकिन साथ में कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद भी प्रेजेंट है, तो वो बाई कैमरल द्विसदनात्मक राज्य होते हैं। ओके, एक बात आपको मैं बता दूं कि हमारे राजस्थान के डिफरेंट एग्जाम्स में अनुच्छेद या आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये स्टेट पॉलिटी कंप्लीट करवाऊंगी। इसमें जहां पे भी रिलेवेंट जितने आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनको साथ साथ में मैं बताऊंगी और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनको याद करते हुए चलें। अब राज्य में विधानसभा की हम बात करते हैं। देखिए, राज्य में विधानसभा में सबसे पहले आती है विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन दिया हुआ है कि किसी राज्य के अंदर जो विधानसभा होगी उसकी संरचना कैसी होगी। उसी सीरीज के अंदर सबसे पहली बात कि न्यूनतम सदस्य संख्या, तो न्यूनतम सदस्य किसी भी राज्य के विधानसभा के अंदर होंगे 60 और अधिकतम सदस्य संख्या होगी 500, जो अभी तक एक जो फिक्स की हुई है 1971 की जनगणना के अनुसार। कौन सी जनगणना है, कौन सा सेंसस है जिसको अभी आधार बना रखा है? 1971 की जो जनगणना है उसको आधार बना रखा है।
अभी ये जो नेक्स्ट है 2026 के अंदर इन सीटों की संख्या को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, वो एक अलग चीज है। अभी के लिए न्यूनतम 60 और अधिकतम 500, लेकिन इस न्यूनतम संख्या का क्या है, अपवाद है कुछ, और इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सिक्किम जो राज्य है हमारा पूर्वोत्तर का, उसमें कौन से हैं, कितनी सीट हैं, 32 सीट हैं। गोवा और मिजोरम, इन दोनों के अंदर जो सीटों की संख्या है वो 40-40 है, 40-40 है। तो नेसेसरीली आपको ये जो अपवाद हैं इनको अच्छे से याद करना है। अधिकतम सीटों की संख्या को यदि आपको क्रोनोलॉजी में लगवाया जाए, बढ़ते से घटते हुए क्रम में अगर हम लगाएं, तो भारत में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर वेस्ट बंगाल में है, एंड फिर उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर है। अब हम बात करते हैं कि एक जो सदस्य है, देखिए ये जो सदस्य हैं, ये सदस्य संख्या, टोटल सदस्य संख्या बताई गई है। इस टोटल सदस्य संख्या के अंदर निर्वाचित भी होंगे, और जो एक सदस्य होगा वो एक सदस्य आंग्ल भारतीय जो कम्युनिटी है उससे क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ओके, तो राज्यपाल के द्वारा तथा शेष जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जिसमें आप और हम वोटिंग करते हैं, उस प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। और एक सदस्य जो आंग्ल भारतीय कम्युनिटी का होता है उसकी कौन करता है, राज्यपाल नियुक्ति करता है। ये मैंने राज्यपाल टॉपिक जब पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था आपको कि जो आर्टिकल है उसके तहत में कौन है, राज्यपाल। एक आंग्ल भारतीय कम्युनिटी जो है 333 इसके तहत क्या करते हैं, एक सदस्य की, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्या की जाती है, एक नियुक्ति की जाती है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 170(2) और 170(3) की। ये किससे संबंधित हैं, ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की संख्या और उनकी सीमा निर्धारण से संबंधित हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, देखिए इसका सीधा सीधा सा अपनी जो आज साधारण भाषा है उसमें आपको मैं ये समझा सकती हूँ कि आपके क्षेत्र का एमएलए, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है राजस्थान के पर्सपेक्टिव में, आपके क्षेत्र के एमएलए। तो पहली बात कि पूरे राजस्थान में कितने एमएलए होंगे, और दूसरी बात कि कितने एरिया को एक एमएलए के अंडर में रखा गया है। इससे संबंधित क्या है हमारा, एक आर्टिकल 170(2) और 3 है, जिसमें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यानी कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की संख्या का निर्धारण किया गया है, और ये किसके आधार पे किया जाता है, एक रूपता या यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए पॉपुलेशन पर सीट रेशियो या अनुपात को मद्देनजर रखकर किया जाता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है आपके कि किसी भी राज्य के अंदर टोटल जो सीट होती हैं एक विधानसभा में, उनका कैसे निर्धारण किया जाता है। उनका निर्धारण किया जाता है एक सीट पे कितनी पॉपुलेशन हो, तो पॉपुलेशन पर सीट रेशियो, ताकि पूरे के पूरे जो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, पूरे राज्य को एक रूप से क्या किया जा सके, यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। प्रत्येक जनगणना के पश्चात सीमाओं के अंदर क्या किया जाता है, रीएडजस्टमेंट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है, अब इसमें इस प्रकार से ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई हैं। नेक्स्ट जो आने वाली 2021 में जो प्रस्तावित थी इस जनगणना के पश्चात में, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर एमएलए सीट के ऊपर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होने का मतलब एक एमएलए की सीट पे जनसंख्या कम बढ़ी और इस पर्टिकुलर सीट के ऊपर जनसंख्या ज्यादा बढ़ी। अब मुझे क्या मेंटेन करना है,
एक सीट पे पॉपुलेशन रेशियो जो मेंटेन करना है, तो मैं क्या करूं कि इस पर्टिकुलर जिसमें कम बढ़ी है उसको क्या कर दिया कि ज़्यादा बढ़ी हुई पॉपुलेशन को इसमें शामिल कर दिया और इस वाले के एरिया को कम कर दिया, क्योंकि मेन फैक्टर क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। तो इस तरीके से जो प्रत्येक जनगणना के पश्चात टोटल सीटों की संख्या तो हमने किस पे आधारित कर दी है, 1971 की जो जनगणना थी उस पे फिक्स कर दी। राजस्थान के अंदर कितनी विधानसभा सीटें हैं, 200, तो ये तो फिक्स हो गई। लेकिन इनकी जो सीमाएं हैं, सीमाओं के अंदर फेरबदल किया जाता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात। विधानसभा का कार्यकाल की हम बात करते हैं कि एक राज्य में जो विधानसभा है उसका कार्यकाल कितना होगा, कैसे होगा, तो अनुच्छेद 172 वन जो है इसकी बात करता है। आप सिर्फ कितना याद रख लेंगे, अनुच्छेद 172 याद रखेंगे तो भी आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कार्यकाल की बात कहाँ की गई है। नई विधानसभा की पहली मीटिंग से लेकर के 5 वर्ष तक का क्या होता है, जनरली विधानसभा का कार्यकाल होता है। अच्छा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अभी हम कौन सा अंग पढ़ रहे हैं, राज्य विधायिका का, विधानसभा पढ़ रहे हैं। विधान परिषद जो है वो इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको लग रहा हो कि विधानसभा के अलावा जो विधान परिषद होती है उसका तो क्या होता है कार्यकाल, एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बाकी विधान परिषद जो होती है वो राज्यसभा की तरह स्थायी सदन है, वो भंग नहीं होती है। लेकिन हम बात करते हैं यदि विधानसभा की, तो हम कह सकते हैं कि जनरलाइज्ड टर्म के अंदर जो विधानसभा है वो क्या होती है। मान लीजिए कि अभी इलेक्शन होंगे 2023 में, जो हमारे राजस्थान में प्रस्तावित इलेक्शन है दिसंबर 2023 में, उन इलेक्शंस के पश्चात जो पहली मीटिंग होगी, पहला जो सत्र शुरू होगा, उस पहली मीटिंग से आने वाले 5 सालों के लिए सरकार रहेगी, वो विधानसभा रहेगी। ये इस कथन का मतलब है। आपातकाल की स्थिति में इसे कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उससे पहले भी क्या, पहले भी खत्म हो सकती है, बिल्कुल खत्म हो सकती है। अगर विधानसभा को डिजोल्व कर दिया राज्यपाल ने और राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो 5 वर्ष से पूर्व भी क्या हो सकती है, विधानसभा भंग की जा सकती है। और इन सभी चीजों के लिए इनको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। अभी की ही लेटेस्ट जो क्लास थी राज्यपाल शीर्षक, गवर्नर शीर्षक से जो कुछ टाइम पहले अपलोड की गई क्लास है, इसमें इन सभी प्रावधानों को अच्छे से समझाया गया है कि कब विधानसभा भंग हो सकती है, विधानसभा भंग कैसे की जाएगी, राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा, राष्ट्रपति शासन के लिए अनुच्छेद कौन से हैं। तो जो लोग अभी इस टॉपिक को देख रहे हैं और यदि इस चीज को उनको कंप्लीट करना है तो वो राज्यपाल वाली जो क्लास है उसको भी एक बार देख लें। तो ये क्लियर हो गया कि राज्य में विधानसभा का कार्यकाल जनरलाइज्ड फॉर्म में 5 साल के लिए होता है, आपातकाल में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और उससे पहले राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी उसको क्या किया जा सकता है, पहले ही डिसॉल्व किया जा सकता है। विधानसभा सदस्यों की जो योग्यताएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। विधानसभा सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 173 है, 173 है। वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक हो। सबसे पहले योग्यता तो क्या होनी चाहिए, जो सिटीजनशिप की योग्यता है वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया ना घोषित किया गया हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूं। कहने का मतलब जो मैंने राज्यपाल की क्लास में भी बताया था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद वो होता है जिसके अंदर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा क्या दिया जा रहा हो, सैलरी या भत्ते दिए जा रहे हों, तो वो सभी किस में आते हैं, आपके लाभ के पद में आते हैं। किसी भी प्रकार से राज्य या केंद्र सरकार की ओर से लाभान्वित किया जा रहा है उसको प्रत्यक्ष रूप में, तो वो क्या होते हैं, लाभ के पद। तो ऐसे किसी लाभ के पद पे नहीं हो। अच्छा, तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए क्या चुनाव भी नहीं लड़ सकता,
चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर वो जीत जाता है तो एमएलए पद की शपथ लेने से पूर्व उसको पूर्व में जो लाभ का पद था उससे त्याग पत्र उसको देना ही होगा। वो उस लाभ के पद पे नहीं रह सकता, दोनों एक साथ नहीं कर सकता कि वो विधायक भी बने और लाभ के पद को भी कंटिन्यू करे। ऐसा नहीं हो सकता, पहले है तो पहले त्याग पत्र दें, उसके बाद में वो विधायक पद की क्या ले सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। न्यूनतम आयु जो है वो विधानसभा के अंदर कितनी होती है, विधानसभा में होती है 25 वर्ष, और यही जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके लिए होती है 30 वर्ष, जो कि हम आगे भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि विधानसभा के लिए जो सदस्य होते हैं उनके लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु। बाकी जो योग्यताएं हैं वो कौन निर्धारित करता है, संसद करता है, और इस पे पूछा जाता है क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्य के अंदर विधायकों के लिए योग्यता संबंधी शर्तों का निर्धारण करता है निम्नलिखित में से। तो उसमें एक ऑप्शन जो कि आपको सबसे सही लगेगा वो हो जाएगा चुनाव आयोग, दूसरा हो जाएगा राज्य विधानसभा, तीसरा हो जाएगा राज्यपाल, और चौथा हो जाएगा संसद। तो सबसे ज्यादा जो अगर हमने नहीं पढ़ रखा है तो दिमाग जाता है कि इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है, चुनाव आयोग कराता है। तो ऑब्वियसली दिमाग ये जाता है कि वो शर्तों का निर्धारण भी कौन करता होगा, चुनाव आयोग। नहीं, कौन करता है, संसद के द्वारा अन्य शर्तें क्या हैं या अन्य योग्यताएं जो हैं वो निर्धारित की जाती हैं। चुनाव आयोग जो होता है वो विभिन्न प्रकार की अन्य जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि क्रिमिनल बैकग्राउंड या किसी को अपनी प्रॉपर्टी जो है जो फॉर्म भरते टाइम शो करनी होगी, इस प्रकार की चीजें जो है अनुशंसा पर आधारित चीजों को लागू करता है, और संसद जो है वो इन चीजों को बनाती है, निर्धारित करती है। अब बात जब हमने सदस्यों की क्या कर ली, योग्यता की कर ली, तो अब हम बात करते हैं कि सदस्यों को अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है। देखिए, अयोग्यता के 5 आधार होते हैं, और इसको याद करने का तरीका PPICU, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला P ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करता है, यानी कि लाभ का पद। अभी हमने डिस्कस किया था योग्यता में क्या लिखा हुआ था कि वो व्यक्ति लाभ के पद पे नहीं हो। मान लीजिए कि किसी ने छुपा करके एमएलए विधायक पद की भी शपथ ले ली और वो लाभ के पद को भी कंटिन्यू कर रहा, वहां से भी त्याग पत्र नहीं दिया, तो इस बात को आधार बना करके उस सदस्य को विधानसभा से अयोग्य ठहराया जा सकता है, उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। दूसरा P जो है ये है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का उसने क्या किया हो, उल्लंघन किया हो। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में विभिन्न प्रकार की जो एक रिप्रेजेंटेटिव, एक जो निर्वाचित व्यक्ति होता है, जो प्रतिनिधि व्यक्ति होता है, उसके लिए जो लिखी गई है उनमें से किसी का उसने क्या किया हो, उल्लंघन किया हो। I के लिए है इंसॉल्वेंट, यानी कि वो दिवालिया घोषित ना किया गया हो, और अगर वो दिवालिया घोषित हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। उसने यदि किसी C से सिटीजनशिप, C किसके लिए है, सिटीजनशिप, अगर उसने भारत के अलावा, क्योंकि हमने कंडीशन में क्या रखा था कि भारत का नागरिक हो, उसने भारत की नागरिकता को छोड़कर के किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली। मान लीजिए कि कोई एमएलए है, उसने पंजाब से एमएलए है और उसने कनाडा की उसने क्या ले ली है, नागरिकता ले ली, तो खुद ब खुद उसका क्या हो जाएगा, सदस्यता पंजाब की विधानसभा से खत्म हो जाएगी, अयोग्य घोषित हो जाएगा। और अनसाउंड माइंड का मतलब यू से अनसाउंड माइंड, यानी कि दिमागी तौर से पागल घोषित किया जाए अगर किसी को, तो वो भी क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। तो ये 5 इसमें क्या है, कंडीशंस हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है कि अयोग्य ठहराने का जो अंतिम निर्णय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अयोग्य ठहराने का अंतिम निर्णय किसका होता है, राज्यपाल का होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, राज्य विधानसभा के सदस्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग की क्या लेता है, सलाह लेता है। आई रिपीट,
राज्य विधानसभा के अंदर सदस्यों को अयोग्य ठहराने का अंतिम निर्णय किसका होगा? राज्यपाल का होगा। और इसके लिए सलाह किसकी ली जाती है? चुनाव आयोग की सलाह ली जाती है। अच्छा, विधायकों के यानी कि राज्य विधानसभा के चुनावों को कौन सा चुनाव आयोग कंडक्ट करवाता है? आप बताएंगे, स्टेट वाला कराता है या फिर सेंट्रल जो हमारा चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाता है? चलिए जल्दी जल्दी मुझे बताइए पहले कमेंट सेक्शन में, कौन सा चुनाव आयोग जो है हमारे राज्य विधानसभा के चुनाव कराता है? ओके, तो जिन लोगों ने जो हमारा नेशनल जो इलेक्शन कमीशन है, जो सेंट्रल लेवल पे जो चुनाव आयोग है, जिन्होंने ये आंसर लिखा है उनका आंसर सही है। जो हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है नेशनल लेवल पे, वो हमारे क्या करवाते हैं? विधानसभा के चुनाव कंडक्ट करवाते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है पंचायती राज संस्थाओं और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्वायत्त शासी संस्थाओं के चुनावों को कंडक्ट करवाने का काम करते हैं। अब जो नेक्स्ट है, दल बदल कानून के आधार पे अयोग्य ठहराने का निर्णय। देखिए, ये जो 5 ग्राउंड हैं, इन 5 ग्राउंड के आधार पर अयोग्य ठहराने का निर्णय कौन लेंगे? राज्यपाल लेंगे। किसकी सलाह पे लेंगे? चुनाव आयोग की सलाह पे लेंगे। लेकिन दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, अनुसूची 10वीं और 52वां संविधान संशोधन के तहत जो कानून बनाया गया है, दल बदल कानून, उसके तहत अयोग्य ठहराने का निर्णय कौन लेता है? स्पीकर यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष लेते हैं। ये दोनों चीजें आप आराम से दिमाग में साथ के साथ बैठाते हुए चलेंगे। दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने का निर्णय स्पीकर के द्वारा लिया जाता है 10वीं अनुसूची के तहत। और 1992 से, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है, 1992 से ये जो दल बदल के तहत अयोग्य ठहराया जाता है, इस निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। पहले इसको न्यायिक पुनरावलोकन की जो जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा थी उससे दूर रखा गया था। कहने का मतलब था कि एक बार स्पीकर ने अगर किसी व्यक्ति को 1992 से पहले स्पीकर को यदि स्पीकर ने किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहरा दिया दल बदल पे, तो उसका फिर कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन अभी इस चीज को कोर्ट में क्या किया जा सकता है? चैलेंज किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू इस निर्णय का लिया जा सकता है। डिफरेंस ये है कि दल बदल पे किसके पास पावर है? स्पीकर की। इन ग्राउंड्स पे पावर किसके पास में है? हटाने की राज्यपाल के पास में। विधानसभा के सदस्यों की यदि हम शपथ की बात करते हैं, तो राज्यपाल या उनके द्वारा अपॉइंटेड किसी अन्य व्यक्ति, जो कि जनरली कौन होते हैं? प्रोटेम स्पीकर होते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो कि एक राज्य विधानसभा के अंदर नई जो चुनाव लड़ करके जो नई विधानसभा बनती है, तो न्यूली इलेक्टेड जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसमें साधारण तौर पे जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है या जिसका सबसे ज़्यादा अनुभव होता है, उस व्यक्ति को क्या बना देते हैं? प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। उनको राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं प्रोटेम स्पीकर पद की, और फिर वो राज्यपाल के बिहाफ पे बाकी विधानसभा सदस्यों को पद की या फिर हम कह सकते हैं हाउस की, सदन की शपथ दिलवाते हैं। लेकिन राज्यपाल या उनके द्वारा अपॉइंटेड का मतलब हो गया ये। अब विधानसभा के अंदर जो जितनी सीटें हैं, उनमें से जो सीट हैं वो कब कौन सी खाली हो सकती है? तो वेकेशन ऑफ सीट, सीट का खाली होना किस किस तरीके से हो सकती है, ये इसको किस में वर्णित किया गया है? इन तरीकों को अनुच्छेद 190 में वर्णित किया गया है। सबसे पहली तो हो गई है आपकी दोहरी सदस्यता के द्वारा। मान लीजिए कोई एक विधायक है ए, और इन्होंने विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद की भी क्या ले ली? सदस्यता ले ली। या फिर विधानसभा के साथ में ये लोकसभा के चुनाव में भी जीत गए। पहले विधायक थे, एमएलए थे, और अब एमपी भी बन गए। तो किसी भी तरीके से यदि दोहरी सदस्यता है तो उनको एक सदस्यता छोड़नी होगी। एमएलए बना रहना चाहते हैं तो एमपी के जो है सदस्यता उसको छोड़नी होगी, उसका जो है शपथ नहीं ले। और यदि एमपी की शपथ ले ली है तो उनको विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होगी।
तो इससे भी क्या होती है, दोहरी सदस्यता के टाइम पे जो है एक ही पद रख सकते हैं, तो इस वजह से सीट खाली होगी। दूसरा, यदि हमने डिस्कस किया, चाहे वो दल बदल हो, चाहे वो पीपीआईसीयू वाले 5 ग्राउंड हो, उनके आधार पर यदि अयोग्य ठहरा दिया गया है तो उनको उसकी पद खाली हो जाएगा, वो सीट खाली हो जाएगी एमएलए की। त्याग पत्र के द्वारा अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं एमएलए, और 60 दिन तक लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पे, कोई सेशन चल रहा है विधानसभा में और उस दौरान पे कंटिन्यूसली 60 डेज तक बिना किसी सूचना पे अगर कोई विधायक अनुपस्थित रहता है, जिसमें ये जो 60 दिन है ये एक्सक्लूसिवली वर्किंग डेज को ही काउंट किया जाता है। कोई बीच में मान लीजिए किसी दिन हाउस जो है एडजर्न हो गया, स्थगित हो गया, या फिर बीच में कोई नेशनल या स्टेट हॉलीडेज आ गई, छुट्टियां आ गई, उन छुट्टियों को और एडजर्न किए हुए दिनों को छोड़ करके कंटिन्यूसली जो 60 डेज बनते हैं, इस दौरान यदि बिना सूचना के अनुपस्थित रहेगा कोई विधायक, तो उनकी विधायक जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। लगातार का मैंने मतलब बता दिया, एडजर्न किए हुए नहीं काउंट होंगे, हॉलीडेज काउंट नहीं होंगे, उनके अलावा 60 डेज की हम बात कर रहे हैं। अन्य कारण जैसे कि यदि कोर्ट ने उन्होंने जिस सीट से पोस्ट से उन्होंने चुनाव लड़ा था उस इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया, चुनाव के अंदर जो भी झगड़ा हुआ उसमें मान लीजिए झगड़ा इन द सेंस कि मतलब वो जो इलेक्शन था वो कोर्ट में चला गया, चैलेंज कर दिया गया, और अनियमितताएं बरतने के आरोप पे यदि उस पर्टिकुलर पोस्ट के इलेक्शन को क्या कर दिया, वॉइड कर दिया, तो वो उनकी सदस्यता जो चाहे वो जीते हुए हों वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये अन्य कुछ क्या है, पद खाली होने के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा मृत्यु होना या त्याग पत्र देना, ये भी नेचुरल कॉज के अंदर, मृत्यु जैसे कि नेचुरल कॉज में आएगा, त्याग पत्र भी इससे द्वारा भी पोस्ट खाली हो सकती है। विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 178 में किया हुआ है, 178 में। इन दोनों का जो चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, अपने में से ही। यानी कि राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक हैं, तो ये 200 विधायकों में से ही एक तो क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, कहने का मतलब वो स्पीकर बनेंगे, और एक उपाध्यक्ष बनेंगे यानी कि डेप्यूटी स्पीकर बनेंगे। प्रमुख कार्य क्या होता है, सदन में व्यवस्था यानी कि डेकोरम बनाए रखना व कार्यवाही संचालन। आप लोग टीवी में भी देखते होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते होंगे कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हो, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हो या फिर जो राज्यसभा के सभापति, उनका मुख्य कार्य क्या होता है कि कौन किसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कितना डिस्कशन होना है, कौन सा बिल जो है विधायन पटल पे रखा जाना है। तो इस प्रकार की जो कार्यवाही संचालन है उसका जो मुख्य कार्य होता है वो किसका होता है, विधानसभा के अध्यक्ष, और उनकी अनुपस्थिति में विधानसभा का जो कार्य संचालन है वो कौन संभालते हैं, उपाध्यक्ष संभालते हैं। गणापूर्ति को सुनिश्चित करना, जो कोरम मेंटेन करना होता है, कोरम का मतलब होता है 1/10 या 10%, जो भी ज्यादा हो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स, तो उसकी क्या होनी चाहिए, किसी भी सत्र के अंदर कार्यवाही के दौरान मिनिमम उपस्थिति होनी चाहिए। यानी कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो 200 टोटल संख्या है, तो 20 विधायक क्या होने चाहिए, मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए विधानसभा में, तभी विधानसभा की कार्यवाही जो होगी वो आगे बढ़ेगी या कार्यवाही का क्या होगा, संचालन होगा। ये सुनिश्चित कौन करते हैं, ये करते हैं हमारे विधानसभा के स्पीकर। प्रथम दृष्टया फर्स्ट इंस्टेंस में क्या नहीं करते हैं, ये वोटिंग नहीं करते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर बिल है, इसमें विधानसभा के अंदर क्या की जा रही है, वोटिंग हो रही है। अगर इस बिल पे 130 और 70 इस तरीके से वोट डल गए, तब क्या नहीं होंगे, ये हमारे जो स्पीकर हैं ये अपने वोट नहीं देंगे 130 और 69, क्योंकि वो खुद हैं इसमें, स्पीकर एक्सक्लूड रहते हैं। और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर 50% हाँ और ना में वोट डले हैं,
यानी कि बात इक्वलिटी पे आ गई है, दोनों पक्ष हाँ और ना इक्वल पे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो है सिर्फ उसी कंडीशन में, इस नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्रथम दृष्टया फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग नहीं करता है पर कास्टिंग वोट डालता है। कास्टिंग वोट क्या होता है, इक्वल जब हो जाते हैं दोनों, यस और नो किसी पर्टिकुलर बिल को लेकर के, किसी पर्टिकुलर इंस्टांस पे लेकर के इक्वल हो जाते हैं, तब जो स्पीकर होते हैं वो अपना क्या करते हैं, निर्णायक मत डालते हैं। क्योंकि बिल्कुल इक्वल है तो हाँ में डालेंगे तो वो बिल पास होगा, ना में डालेंगे तो नहीं होगा, तो उनका ही वोट क्या हो गया, निर्णायक मत हो गया। तो इसी को बोलते हैं कास्टिंग वोट, निर्णायक मत। और ये तभी डालते हैं जब 50-50% पे बात अटक गई हो, तभी वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। किसी बिल के मनी बिल होने या नहीं होने का निर्धारण भी कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं। और इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ये कौन डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर बिल जो है वो मनी बिल होगा या नहीं होगा। तो लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर करते हैं, और राज्यों के अंदर जो विधानसभा के स्पीकर या विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो ही ये डिसाइड करते हैं कि कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा। उनके द्वारा मनी बिल डिसाइड करने पे वो मनी बिल की तरह उसके ऊपर जो पास करवाने की कार्यवाही होगी वो आगे प्रोसीड की जाएगी। विभिन्न विधान दल बदल कानून के तहत सदस्यता का निर्धारण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विभिन्न विधानसभा समितियों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति कौन करते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। और खुद किस किस समिति के अध्यक्ष होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बिल्कुल फेवरेट होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी जो कि विधानसभा संचालन से संबंधित जो रूल्स बनाए जाते हैं, और जनरल पर्पस जो आपका जो साधारण रूप से जो पर्पस जो कमेटी होती है, उन तीनों कमिटीज के अध्यक्ष का रोल भी कौन प्ले करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष खुद करते हैं। इन तीनों कमेटी के नाम आप रट लेंगे। ओके, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं नोट में कि अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है, अध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन जो है, अध्यक्ष पद का रेजिग्नेशन, नोट एमएलए पद, अध्यक्ष पद का, क्योंकि अध्यक्ष बनने से पहले वो प्रथम दृष्टया क्या है, एक विधायक हैं, एक एमएलए हैं, लेकिन वो अपने अध्यक्ष पद का इस्तीफा किसको देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं। और दूसरा, इनको यदि हटाना हो, अध्यक्ष पद से इनको रिमूवल करना हो, इनको पद से हटाना हो, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, 14 दिन पहले, जिस दिन से हटाना उससे 14 दिन पूर्व को इनको क्या किया जाता है, एक नोटिस दिया जाता है। और नोटिस देने के बाद में होती है सदन में वोटिंग। और वोटिंग भी कौन सी होती है जिससे इनको हटाया जा सकता है, वो होती है इनकी इफेक्टिव मेजोरिटी से ही इनको हटाया जा सकता है। ओके, ये जो टर्म इफेक्टिव मेजोरिटी है, इसका मतलब मैं आपको एक बार समझा सकती हूँ, जिसको हम कहते हैं प्रभावी बहुमत। मान लीजिए किसी सदन के अंदर, मतलब राजस्थान की विधानसभा की हम बात कर लेते हैं। राजस्थान विधानसभा में कितनी सीट हैं, 200 सीट हैं। इन 200 सीट में से किसी समय पे 195 विधायक ही हैं, 5 जो सीट हैं वो किसी ना किसी वजह से क्या हैं, खाली हैं, है ही नहीं, उन पे विधायक हैं ही नहीं, बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, या जो भी कारण है, डेथ हो गई है, त्याग पत्र दे दिया अपने पद से, एमपी बन गए, कोई भी कारण है जो हमने ऊपर पढ़ा, उनमें से 5 सीट खाली हैं। बाकी बची 200 में से 195 क्या हैं, विधायक हैं, मेंबर हैं अभी विधानसभा के। तो 195 विधायकों की वोटिंग के द्वारा क्या होता है, इनके रिमूवल का डिसीजन होता है, वोटिंग में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो इफेक्टिवली उस टाइम पे जब विधानसभा अध्यक्ष का रिमूवल, पद से हटाए जाने का प्रस्ताव लाया गया है, तो उस टाइम पे ओवरऑल सदन की सदस्य संख्या कितनी है, वो पार्टिसिपेट करके मेजोरिटी से, अब इसका 195 का 50% प्लस 1, जिस भी साइड में वोट डालेंगे, हटाना है कि नहीं हटाना है, ये कहलाती है आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी। 195 का 50% से डिवाइड करके प्लस 1, यानी कि आपका हो जाएगा ओके
और ऑलमोस्ट आपका हम जैसे कि 200 का 100 होता है, एक हम कह सकते हैं आपकी कह सकते हैं 98 और 97 के ऑलमोस्ट जो सीटें होंगी, उतने विधायकों का क्या चाहिए होगा, पक्ष में मतदान चाहिए होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम 2 से डिवाइड करेंगे 195, 50% का मतलब 97 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम कह सकते हैं 98 विधायकों का क्या चाहिए, इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान चाहिए। किसको हटाने के लिए, हमारे विधानसभा के स्पीकर को हटाने के लिए। अब ये हमने, और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देते हैं, अध्यक्ष को देते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने सुना भी होगा, फिर से मैं बता देती हूँ। अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना जो इस्तीफा है वो अध्यक्ष को देते हैं यदि इस्तीफा दे करके हटते हैं। और हटाने का तरीका चाहे अध्यक्ष को हटाना हो चाहे उपाध्यक्ष को, दोनों का ही तरीका क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाना है और कम से कम 14 दिन पूर्व का उनको क्या दिया जाना है, नोटिस दिया जाना है। अब आते हैं हम कि विधानसभा की कार्यवाही जो प्रमुख तौर पे मैंने यहाँ पे कंक्लूड की है एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उस एरिया को मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे उठाया है। विधानसभा की कार्यवाही की हम बात करें तो सबसे पहले सत्र को आहूत किया जाता है, समन किया जाता है, बुलाया जाता है। ये सीएम की एडवाइस पे राज्यपाल करते हैं। सत्र बुलाने का कार्य किसके नाम पे किया जाता है, एक लेटर या रिलीज किया जाता है राज्यपाल महोदय के द्वारा, किसके कहने पे, सीएम के। राज्यपाल द्वारा 2 सत्र के मध्य मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 महीने का, यानी कि 1 साल के अंदर विधानसभा के कम से कम कितने सत्र होंगे, 2 सत्र तो होंगे ही होंगे। और जनरली कितने होते हैं, 3 होते हैं। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। अर्जनमेंट का मतलब क्या होता है, ये टर्म्स मैंने आपको समझाई हैं। अर्जनमेंट का मतलब होता है विधानसभा की कार्यवाही कुछ समय, वो कुछ समय कितना हो सकता है, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं, 1 दिन हो सकता है, 2 दिन और कुछ सप्ताह के लिए रोकना। ये होता है जो आपका जो सेशन है उसको अर्जन कर दिया। अर्जन करने का मतलब होता है कुछ समय के लिए जो सत्र है उसको रोक दिया, और वो समय कितना हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अर्जनमेंट साइन डाई का मतलब क्या होता है, अर्जनमेंट साइन डाई का मतलब होता है विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए। इसमें और इसमें क्या मतलब है, साइन डाई यदि लग जाएगा, साइन डाई अर्जनमेंट के आगे लग जाएगा तो अनिश्चित काल के लिए हो जाएगा, और अर्जनमेंट के अंदर निश्चित रहता है, वो समय बता दिया जाता है। 2 दिन के लिए कार्यवाही स्थगित की जाती है, 5 घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित की जाती है, तो वो क्या होता है, एडजर्नमेंट होता है, स्थगन होता है। और स्थगन जब साइन डाई हो जाए अनिश्चित काल के लिए हो जाता है। और प्रोरोगेशन होता है, ये सत्र समाप्ति की जो है नेचुरल घोषणा होती है कि अब जो सत्र है वो समाप्त हो गया, जैसे कि बजट सत्र समाप्त हो गया, शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। अर्जेंट साइन डाई या प्रोरोगेशन, इसकी जो विधानसभा होती है उसमें घोषणा करने का अधिकार होता है स्पीकर को, और फिर स्पीकर की अनुशंसा के आधार पे जो फाइनली जो घोषणा की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। अब हम जो है विधानसभा की कार्यवाही को समझते हैं, दोनों प्रकार के बिल के संबंध में कैसे कैसे जो है डिसीजन लिया जाता है या कैसे कार्यवाही आगे बढ़ती है। इसको मैंने डिवाइड किया है साधारण बिल यानी कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। इन 2 सेक्शन में किस प्रकार से जो है प्रोसीडिंग्स होती हैं, कार्यवाही होती है। देखिए, साधारण बिल या ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी बिल को आप विधान सभा में भी ला सकते हैं और ऑर्डिनरी बिल को आप विधान परिषद में भी ला सकते हैं, कोई से भी सदन में लाया जा सकता है, जबकि मनी बिल केवल विधान सभा में लाया जा सकता है। ये दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। ये किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, ये सिर्फ विधानसभा में लाया जा सकता है। अब इसका क्या होता है, ये प्रोसेस मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, इससे आप समझेंगे। सबसे पहले जिस हाउस में लाया गया उसमें पास हो गया। मान लीजिए कि हम विधानसभा लेकर के चल रहे हैं, विधानसभा में एक बिल लाया गया,
और वो क्या हो गया, आपका पास हो गया। तो उसके बाद में वो क्या जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा। दूसरा हाउस मान लीजिए विधान परिषद की हम बात कर लेते हैं। अब विधान परिषद के पास में जब ये बिल पहुंचता है तो उसके पास में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। एक तो ऑप्शन होता है कि विधान परिषद भी उस बिल को एज इट इज पास कर दे, और यदि विधान परिषद उस बिल को पास कर देती है, ऑप्शन नंबर 1 जो है पास कर देती है, तो वो गवर्नर के पास पहुंच जाता है एक्ट बनने के लिए या गवर्नर की मंजूरी नामंजूरी के लिए। ये सबसे साधारण चीज हो गई। दूसरा, विधान परिषद उस बिल को कुछ सुझावों या अमेंडमेंट्स या बदलाव के साथ में पास करे, ये ऑप्शन होता है। विधान परिषद उस साधारण बिल को रिजेक्ट कर दे, या विधान परिषद नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं ले, वो विधान परिषद में बिल पड़ा हुआ है। तो ये मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है, 3 मंथ्स का हो सकता है। ऑर्डिनरी बिल के टाइम पे शुरुआती तौर पे विधान परिषद वो या फिर कोई भी दूसरा हाउस, जो फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस के रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं, वो मैक्सिमम कितने टाइम तक विदहोल्ड कर सकता है या एक्शन नहीं ले, 3 महीने तक। फिर उसके बाद में क्या किया जा सकता है, उस बिल को वापस से री इंट्रोड्यूस, या हम कह सकते हैं डीम्ड टू बी पास माना जाता है। वो आगे आगे हम प्रोसीड करेंगे तब समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि पहला ऑप्शन तो बहुत सिंपल हो गया, विधान परिषद ने भी पास कर दिया, गवर्नर के पास पहुंच गया। दूसरा है कि पास किया लेकिन अमेंडमेंट्स के साथ में। तो इसमें और इसमें तीनों केस के अंदर मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया, तब भी फिर से क्या होती है, गेंद लेजिस्लेटिव असेंबली या विधान, देखिए LA का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको बोलते हैं हिंदी में विधान सभा। तो इसके पास में जाएगा और इसने इसको क्या कर दिया, मान लीजिए जो सुझाव दिए थे उन सुझावों को मानते हुए पास कर दिया, या सुझावों को नहीं माना और पास कर दिया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पास हो गया। अब वापिस से सुझावों को यस करते हुए उन्होंने पास किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पहुंचा, इन्होंने इसको पास कर दिया, वापिस से सुझा देंगे या कोई एक्शन नहीं लेंगे। दूसरे वाले टाइम पे एक बार बिल पास किया तो बहुत अच्छा, खेल वहीं पे खत्म हो गया, गवर्नर के पास पहुंच गया, जो करेंगे आगे गवर्नर करेंगे। इन तीनों ऑप्शन में वापस से विधानसभा के पास जाकर के पास हो गया बिल। मान लो कि ये वाला केस था, सुझाव दिए गए थे उसमें बदलाव के, उनको एक्सेप्ट करके पास किया है, या जो भी है रिजेक्ट किया था वापस से री इंट्रोड्यूस किया है, या कोई एक्शन नहीं था तब री इंट्रोड्यूस किया है। दूसरे वाले केस में दूसरे सदन यानी कि विधान परिषद के पास में एक तो पास का ऑप्शन रहता है, सुझाव देने का, और नो एक्शन अब की बार दूसरी टाइम सिर्फ 1 महीने का ले सकते हैं वो टाइम। तो हम कह सकते हैं, एक मेरा स्टेटमेंट है इसको ध्यान से सुनेंगे, कि विधान परिषद किसी भी बिल को ज्यादा से ज्यादा 4 महीने के लिए अटका सकती है। पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने। साधारण बिल को 4 महीने के लिए डिले कर सकती है, अटका सकती है या देरी कर सकती है 4 महीने की। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैक्सिमम इतना टाइम है। अब बिल क्या हो जाएगा, इन सभी कंडीशंस में दूसरी की बार होने के बाद में इट डीम्ड टू बी पास मान लिया जाता है, और फिर जाता है गवर्नर के पास। गवर्नर क्या डिसीजन लेते हैं ये हम आगे देखेंगे। एक बार बात कर लेते हैं हम मनी बिल की। मनी बिल की दूसरी खास बात तो ये है, पहली खास बात थी कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में लाया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मनी बिल के ऊपर लाने से पहले राज्यपाल की सहमति होना जरूरी होता है। विधानसभा में ये पास हो गया, और विधान परिषद के पास में क्या क्या ऑप्शंस होंगे इस केस में, या तो विधान परिषद उसको आते ही ऑटोमेटिकली पास कर दे बिना किसी बदलाव के। बदलावों की क्या दे सकता है, सिर्फ सलाह दे सकता है। मनी बिल के टाइम पे सिर्फ सलाह दे सकता है, इनको मानना नहीं मानना विधानसभा के ऊपर होता है, या 14 दिन के अंदर उसको लौटा दे। तो इन तीनों केस के बाद में भी वो क्या कर लिया जाता है, पास मान लिया जाता है विधान परिषद से। बिल पास हो गया और गवर्नर के पास में जाएगा। आई होप आपको ये जो सेक्शन है यहाँ तक का कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब इससे बाद के हम बात करें कि बिल जब है
वो गवर्नर के पास में पहुंच जाता है, उसके बाद में क्या एक्शंस उस पर लिए जाएंगे। तो देखिए, बिल ऑन गवर्नर टेबल, राज्यपाल द्वारा बिल पर एक्शन कौन कौन से ले सकते हैं। साधारण बिल के केस के अंदर हम बात करते हैं तो अपनी असेंट यानी कि सहमति दें तो बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, बिल को क्या करके रख लें अपने पास में, विद होल्ड करके ही रख लें, अपने पास में रख रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया राज्यपाल ने, तो बिल नेचुरली फिर बाद में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और इस केस में जो विधानसभा होगी वो बिल को री इंट्रोड्यूस करेगी नए फ्रेश तरीके से। बिल को उन्होंने रिटर्न कर दिया, वापस से विधानसभा के पास में भेज दिया और बिल वहां से पास होकर के आ गया, तो सेकंड टाइम में उस पे क्या होना चाहिए, उनसे असेंट ही मिलेगी, हाँ उसके ऊपर वो कर देंगे। तीसरा होता है रिजर्व करते हैं बिल को प्रेसिडेंट के लिए, बिल को प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित कर लेते हैं राष्ट्रपति के लिए। ये उनको पावर किस में मिली हुई है, आर्टिकल 200 में, ये हमने पहले राज्यपाल टॉपिक में डिस्कस की थी। अब प्रेसिडेंट के हेतु आरक्षित करने पे प्रेसिडेंट को कौन कौन से राइट मिल जाते हैं, या तो प्रेसिडेंट उनको क्या कर दें, बिल को असेंट दे दें, असेंट का मतलब होता है हाँ कर दें, या प्रेसिडेंट विद होल्ड करके रख ले, या फिर प्रेसिडेंट जो है रिटर्न कर दें। तो इन केस के अंदर असेंट कर दिया तो बिल क्या हो जाएगा, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। विद होल्ड करके रखा, बिल लैप्स हो जाएगा। और रिटर्न करने पे वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं, इस पे असेंट दे देते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका कि मनी बिल पे क्या क्या एक्शंस राज्यपाल के द्वारा लिए जाते हैं। मनी बिल में आपको एक चीज याद रखनी है, मनी बिल पहले से राज्यपाल की अनुमति के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया हुआ होता है। ये हमने डिस्कस किया है कि मनी बिल पहले से राज्यपाल की अनुमति से आया है, तो असेंट करने का उनके पास एक ऑप्शन होगा, तो दैट मीन्स वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में पास हो जाएगा। विद होल्ड कर सकते हैं, ये उनके पास में ऑप्शन होता है दूसरा। लेकिन इस और इसमें एक ऑप्शन खत्म हो जाता है, रिटर्न नहीं कर सकते, लौटा नहीं सकते वापिस से। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने का है। प्रेसिडेंट उसमें असेंट कर सकते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट भी क्या नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। सो आई होप ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपके कॉन्सेप्ट जो हैं और ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। आज के इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगी उसके अंदर हम राज्य की विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। इससे आपकी राज्य विधायिका का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। मुझे लगता है कि मैंने जो मेहनत की है वो साकार होगी। आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।